थैंक यू सर। आशीष जी बैठिए। थैंक यू सर। आशीष जी, आपके पास तो डिग्रियों का भंडार है, आपने एमएड भी कर लिया है, हाँ सर। तो फिर पीसीएस जैसी छोटी सेवा क्यों? एमएड के बाद तो अच्छी अच्छी बहुत सी सेवाएं हैं आपके लिए। हाँ सर, इसके पूर्व मैं डिग्री इंटर कॉलेज में लेक्चरर था जीआईसी में। हाँ हाँ। 5 साल वहाँ वर्क किया हूँ। फिर डिप्यूटेशन की पोस्ट पे था फर्स्ट चेयरमैन में, जिला समन्वयक पद पे। अच्छा अच्छा। और पीसीएस सेवा में आने का तो उद्देश्य बहुत पहले से ही था, और हमारा जो प्रेफरेंस सीट भी है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य पद के लिए है। तो शुरू से ही प्रयासरत था, तो मौका मिला है सर। बहुत बढ़िया। आप बेसिकली रहने वाले कहाँ के हैं? सर जनपद जौनपुर में। जौनपुर के। जौनपुर के बारे में ज़रा अपना परिचय कराइए। जौनपुर सर मध्यकालीन इतिहास में राजेंद्र नाम से प्रसिद्ध था, जो कि शिक्षा क्षेत्र में बहुत अग्रणी था। हमारे मध्यकालीन इतिहास के सूर्य भी वहीं के पढ़े हुए हैं, और आज के वर्तमान युग में वहाँ की इमरती सर बहुत प्रसिद्ध है, और इत्र भी वहाँ का फेमस है सर। जौनपुर के बीचों बीच बना हुआ शहर को जो बीच में डिवाइड करता है शाही पुल है, जो अकबर के द्वारा बनवाया गया है। और जौनपुर में सर झंझरी मस्जिद है। जौनपुर से एक प्रसिद्ध इमारत है अटाला मस्जिद, जो कि मध्यकालीन इतिहास में मीनार के है, और शकीकालीन स्थापत्य के लिए जौनपुर सर फेमस रहा है। आपका अटाला मस्जिद हो, चाहे झंझरी मस्जिद हो, चाहे आपका जामा मस्जिद है, वहाँ का लाल मस्जिद है, ये जौनपुर की सर बेहतरीन विरासत में है। जौनपुर नाम किसने रखा था उसका? सर जौनपुर नाम रखा गया है मोहम्मद जौना खां की याद में रखा गया है। मोहम्मद तुगलक का पूरा नाम था जौना खां, तो फिरोज शाह तुगलक ने उसकी याद में शहर का नाम जौनपुर रखा है। अच्छा अच्छा। फिरोज शाह तुगलक ने और कौन कौन सा शहर बसाया था? सर हिसार है, और एक नहीं याद आ रहा है सर। अच्छा अच्छा। सर आशीष जी, आपका वैकल्पिक विषय इतिहास है। हाँ सर। हिस्ट्री में कहाँ कंफर्टेबल है? एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न वर्ल्ड, जहाँ आप कंफर्टेबल होंगे वहीं से हम लोग जानना चाहेंगे आपसे कुछ। सर थोड़ा सा कंफर्ट मैं महसूस करता हूँ मेडवल में। अच्छा अच्छा। हाँ। मेडिवल हिस्ट्री में आप दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल, हाँ सर। दोनों में तुलना अगर किया जाए तो दिल्ली सल्तनत को ज़्यादा बेहतर मानते हैं या मुग़ल काल? सर बेहतर शब्द में किस पर्सपेक्टिव को हम लोग छूना चाहेंगे? प्रशासन या अर्थव्यवस्था या अन्य कोई चीज़ों में? ओवरऑल में सर लेते हैं तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना भारत में मुस्लिम आक्रमण के बाद प्रारंभ हुई है। तो देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी, प्रशासन क्षेत्र में भी वो एक उभरती हुई चीज़ थी। मुग़ल काल में उसने एक सिस्टम का रूप ले लिया है। अगर हम देखते हैं तो शेरशाह सूरी का जो कार्यकाल था थोड़ा सा अल्पकाल था, लेकिन मैं ये मानता हूँ, थोड़ी सी जो मेरी समझ है, कि मुग़ल काल और सल्तनत काल के बीच की वो कड़ी है। रुपया हम देखते हैं, जो मुद्रा उसकी रही हो, चाहे उसकी डाक प्रणाली रही हो, चाहे उसकी एक सैनिक व्यवस्था रही हो, तो मुग़लों ने उसको अपनाया, उसको अंत तक संस्थागत तरीके से पहुँचाया भी है। तो जहाँ तक सर बेहतर आप मानते हैं, तो जाहिर सी बात एक समय काल जब होता है तो इतिहास से लेकर वर्तमान तक में एक विकास की प्रक्रिया होती है, क्योंकि सल्तनत काल इतिहास के पूर्व की प्रक्रिया है और मुग़ल काल उसके बाद की प्रक्रिया है। तो मेरी समझ में मुग़ल काल जो है दिल्ली सल्तनत बेहतर है, चाहे प्रशासनिक हो चाहे अर्थव्यवस्था हो। अब दिल्ली सल्तनत में महिला शासिका के रूप में जानती हैं रज़िया सुल्तान। क्यों सफल नहीं हुई? सर अभी मैंने इतिहास की किताबों में तो कुछ और बातें लिखी गई है। आप चूँकि इतिहास के मर्मज्ञ हैं, आपने बहुत सारे क्या है अध्ययन किया उस पर, तो आपको व्यक्तिगत रूप से क्या लगता है कि रज़िया बेगम असफल क्यों हो गई थी? रज़िया बेगम एज अ शासक दिल्ली के जनता में बेहद लोकप्रिय थी। जब हम लोग इतिहास किताबों को उठाते हैं तो इसमें एक लेखक का कथन भी है कि यदि वो दिल्ली से बाहर न जाती तो उसकी मृत्यु न होती। तो दिल्ली की जनता में तो उसकी पकड़ थी, चूँकि उन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य किया था अपने प्रशासनिक के हिसाब से जनता के हितों के लिए। लेकिन चूँकि सब पुरुषवादी मानसिकता पहले से बनी हुई है, भारतीय समाज में भी और मुस्लिम समाज में भी था, तो मुझे समझ में आता है कि उन सफलता का मूल कारण पितृसत्तात्मक समाज रहा है, पुरुषवादी सोच रही है। जबकि रज़िया सुल्तान ने जनता के हितों के लिए बहुत लोकप्रिय शासिका थी, फिर दिल्ली के बाहर चली गई इसलिए उनकी मृत्यु हुई। तो लोकप्रिय शासक तभी कहेंगे ना कि जब उनके पूरे साम्राज्य में सभी लोग सम्मान दें और सभी लोग उसको स्वीकार करें उनको एक शासिका के रूप में। हाँ सर। तो केवल दिल्ली तक उनका जो प्रभावशीलता था या उनकी लोकप्रियता दिल्ली तक ही क्यों सीमित रही? हाँ अगर वो अच्छी शासिका थी तो। हाँ सर, इसके लिए हमको शासन की पृष्ठभूमि जाना पड़ेगा। उस समय का समाज सर सामंतवादी समाज था, और दिल्ली सल्तनत एक स्थापित होने की प्रक्रिया में थी। तो जैसे आज की चीज़ें हम लोग देखते हैं कि एक शासन द्वारा योजना शुरू की जाती है, चाहे आपकी प्रधानमंत्री मुद्रा विकास योजना हो, इन योजना नीचे तक पहुँचती है और नीचे तक पकड़ होती है। उस समय सर मध्यकाल का युग था,
तो हमारे पास संचार साधन कितने तीव्र साधन नहीं थे कि अगर जनता में कोई बेहद लोकप्रिय है तो नीचे तक वो अपनी चीज़ों को पहुंचा पाए, अपने चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाए। तो लोकप्रिय थी तो दिल्ली की चूँकि जनता इसलिए उनकी पकड़ मजबूत थी क्योंकि दिल्ली इमीडिएट उनके प्रभाव क्षेत्र में था, जबकि दूरस्थ क्षेत्रों में वो पकड़ नहीं हो पाई। तो एक मैसेज जो जाता था पुरुषवादी मानसिकता का, वो ज़्यादा प्रभाव पड़ा रिलेटिवली इनकी लोकप्रिय शासिका के रूप में। तो इसलिए जब दिल्ली से बाहर निकलती हैं तो आपके जो सामंत थे तुरिन खां इत्यादि लोग, वो सफल सिद्ध हुए इनको घेरने में। अच्छा, क्या लगता है आपको बहलोल लोधी क्या भूमिका रहा मुगलों के मैंने भारत में उनके मजबूत होने में या उनको भारत लाने में बहलोल लोधी की क्या भूमिका रही? सर किसी के लाने में, जहाँ तक मेरी अपनी समझ है, मैं कोई मुझसे पूछता है आपको कोई लाने में किसी की भूमिका है, तो मैं मानता हूँ किसी कोई भूमिका नहीं होती है, परिस्थितिजन्य भूमिका होती है। दूसरा व्यक्ति की अपनी मेहनत, जब मुगल जब भी भारत में, बाबर का अपना व्यक्तित्व था, अपनी उसकी सेना थी और उसकी अपनी रणनीतिक शैली थी जिसने के कारण राणा प्रताप को युद्ध में हराया। बहलोल लोधी की ये हम कह सकते हैं कि चूँकि एक इतिहास हम पढ़ते हैं तो एक समय चक्र काल होता है, तो बहलोल लोधी ने एक भूमिका निभाई स्थिति को समाप्त करने में, एक लोधी वंश की स्थापना करने में। लेकिन यदि हम कहें कि मुगल शासक की स्थापना में उसका कोई योगदान था तो बहुत बड़ी भूमिका मैं नहीं मानता। बाबर का अपना एक विशेष योगदान मुझे देना पड़ेगा, उसके व्यक्तित्व का भी, उसकी रणनीतिक शैली का भी। आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, इतिहास का कहाँ क्या रोल होगा आपके प्रशासन में? यानी आप इतिहास के चूँकि क्या है अच्छे विद्यार्थी रहे हैं, तो प्रशासन में इतिहास कैसे आपको मदद करेगा? सर जो मेरी समझ इतिहास के बारे में और वर्तमान के बारे में, जब तक इमारत तभी बुलंद होती है जब उसकी नींव मजबूत होती है। इतिहास हमको ये सिखाता है कि गलतियाँ कौन सी नहीं करनी चाहिए और दूसरा कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हमारा भविष्य बेहतर हो और वर्तमान अच्छा सिद्ध हो। तो इतिहास से हमें सीखने को मिलता है। चाहे हमारी शिक्षा, जहाँ तक मैं प्रधानाचार्य पद के लिए आमंत्रित प्रेफरेंस मैंने दिया है, उसका सेशन भी हुआ मेरा, तो मेरा उद्देश्य है शिक्षा व्यवस्था भारत में जो पूर्व से रही है, प्राचीन काल, मध्यकाल और वर्तमान में, तो हम प्राचीन काल से कौन सी चीज़ें ले सकते हैं, मध्यकाल में कौन सी चीज़ें वहाँ से उठा सकते हैं, वर्तमान चीज़ें हमारी चल रही है और हमारे भविष्य को बेहतर सिद्ध करने के लिए क्या चीज़ें हम अपना सकते हैं, उसके लिए इतिहास हमारा योगदान कर सकता है। अगर हम प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था उठाते हैं तो गुरुकुल परंपरा थी। गुरुकुल परंपरा में आज जो मैं मिसिंग करता हूँ, जो मुझे समझ में आता है कि गुरु और शिष्य के बीच में जो बॉन्डिंग थी, आज मैं देखता हूँ चाहे अमेरिका में गोलाबारी हत्याकांड होता है स्कूलों में, या भारत के वर्तमान स्कूलों में भी अब परंपरा उस गोलाबारी के रूप में तो नहीं आई है, लेकिन एक गुरु शिष्य की जो परंपरा थी, एक माता पिता के जैसा संबंध था, वो टूटा है। तो मेरा समझ है कि इतिहास हमको योगदान करेगा शिक्षा के क्षेत्र में कि गुरु शिष्य के बीच में जो संबंध होता है, बॉन्डिंग, वो बननी चाहिए। मध्यकाल हमको ये सिखाता है कि अनुशासन कैसा हो और व्यवहारिक सोच की तरफ ले जाता है, क्योंकि मध्यकाल में हम लोग आते हैं तो देखते हैं शिक्षा को व्यवसायिक बनाने की भी प्रवृत्ति बढ़ी है, वर्तमान में तो व्यवसायिक तरफ लोग बढ़ रहे हैं। तो मेरे समझ कहता है इतिहास हमको शिक्षा के क्षेत्र में पारंपरिक और वर्तमान दोनों को मिला के हम कोई कार्य करते हैं तो बेहतर सिद्ध हो किसी भी जीवन शैली को जीने में। आपका मानना है कि भाई इतिहास आपको मदद करेगा? हाँ सर। ठीक है ना। इतिहास में कोई ऐसी गलतियाँ आपको मालूम चलता है जिसका आज हिंदुस्तान क्या है उसका दुष्प्रभाव भोग रहा है, कह सकते हैं हम लोग? आपकी नज़र में इतिहास में कुछ ऐसी गलतियाँ? हाँ सर, महसूस करते हैं हम लोग, जो आज मुझे कभी तो बहुत बार ऐसा लगता है कि आज हम लोग का विकासशील देश हैं, जो कि भारत सोने की चिड़िया था, तो इतिहास में कुछ गलतियाँ तो हुई हैं। चाहे हमारे अगर मैं गुप्तकाल को जिसे हम लोग स्वर्णकाल कहते हैं, उसके बाद से हमारे अंधकार युग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक ऐसा युग आया जहाँ पे विकास के पथ पर हम लोग अग्रसित नहीं थे। तो मुझे समझ में आता है सामंतवाद की जो प्रक्रिया थी, कृषि विज्ञान तकनीकी हम लोग पिछड़ते चले गए। अभी सर आपने प्रश्न पूछा था कि दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत में क्या अंतर है, तो कभी जब मैं इतिहास किताबें उठाता हूँ तो छोटी सी लेख मुझे याद है कि अगर मुगल चाहते तो आज हम लोग पूरे विश्व में सरताज होते। उसका कारण ये था कि मुगलों ने, शाहजहाँ ने जब ताजमहल इत्यादि का निर्माण कराया तो उन लोगों ने तकनीक और विज्ञान पर नहीं साथ दिया, जबकि पश्चिम ने विज्ञान और तकनीक पर साथ दिया। तो आज मुझे समझ में आता है कि हमारे शासन प्रणाली यदि विज्ञान तकनीक पर जोर दी होती तो आज हम लोग विकसित दीक्षित श्रेणी में होते। दूसरी गलती मुझे समझ में आती है, अपने इतिहास को जब हम उठाते हैं तो धर्म के क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में समझ में आती है कि जो एकता के सूत्र में पिरोना चाहिए था हम लोग को, वो एकता के सूत्र धर्म संस्कृति पिरो नहीं पाई। वो चाहे हमारी पीढ़ियों की गलती रही, चाहे वर्तमान की रही हो। तो अगर ये न रहा होता तो वास्तव में आज हम लोग देश में जो 135 करोड़ जनसंख्या है, वो एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, कैसे रूप में होती कि हम लोग पूरे विश्व का जो जगत गुरु का नारा दिया गया, हम लोग वास्तव में जगत गुरु होते। आपको लगता है कि भारत में धार्मिक विभिन्नता के होते हुए हमारे अंदर क्या एक सूत्र में हम लोग बंध सकते थे? एकदम सर। हम लोग अगर इतिहास को उठाते हैं, मैं तो इतिहास विद्यार्थी रहा हूँ, तो शंकराचार्य को भी हमने पढ़ा है, बुद्ध को भी पढ़ा है, जैन को भी पढ़ा है। तो हमारे देश में गलतियाँ कहाँ हो गई ऐसे कि भाई जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, है ना, आज धर्मनिरपेक्षता का जो ये है वो तार तार नज़र होता नज़र आ रहा है।
सर एक चीज़ और मैं बहुत बेबाकी से कहना चाहूँगा आपके सामने, हो सकता है मेरा व्यक्तिगत राय हो, जितना लोग सोचते हैं उतना है नहीं कि लोगों के बीच में दरारें पड़ी हैं, वो मीडिया का ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि हम लोग टीवी देखते हैं। अदरवाइज आप व्यक्तिगत तौर पर किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो भी व्यक्तिगत स्तरों पर वो चीज़ें नहीं है। हमारे खुद बहुत अच्छे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जो हमारे व्यक्तिगत कामों में बहुत योगदान करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत स्तर पर भी चीज़ें नहीं आई हैं। हाँ, मीडिया के माध्यम से ये समझ में जरूर आता है कि भारत की विभिन्नता और एकता पर चोट पहुँची है। हाँ, दूसरा पक्ष ये भी है कि चोट पहुँचना शुरू हुई है। नहीं, जो घटनाएं घट रही हैं वो तो साक्षात प्रमाण है आपके यहाँ के। हाँ सर, तो 102 की घटना, 135 करोड़ आबादी में अगर 2 घटनाएं घटती हैं तो कि बहुत बड़ी वो घटना के कहने के इतिहास के लिए परिवर्तनकारी हो, क्रांतिकारी घटना हो। हाँ, ये जरूर है, जैसे मैंने भी कहा कि इतिहास के विद्यार्थी हूँ तो एक अवसर हम लोग को जरूर है पूरे देश के लिए सोचना चाहिए और सामाजिक ताने बाने को बचाने का प्रयास भी करना चाहिए। और जो ऐसे तत्व हैं जो किसी धार्मिक संप्रदाय को आलोचना करते हों, उन पर टिप्पणी करते हों, तो कड़ी कार्रवाई करके संदेश देना चाहिए, ताकि हमारा देश जो 135 करोड़ की जनसंख्या है पूरे विश्व का नेतृत्व कर सके। तो कर सकता है सब भविष्य लेके हम देखते हैं। अगर हम लोग इतिहास से आज तक तो भारत ने किया है। आप लेक्चरर के रूप में कब नियुक्त हुए थे? सर 2011 में। वो कौन से ऐसी गौरवपूर्ण पल, घटनाएं, कार्य हैं लेक्चरर के रूप में जो हम लोगों से शेयर करना चाहेंगे? आपको लगा? हाँ, जो शेयर करना चाहूँगा सर, मेरी भी सर 1 मार्च 2011 में मैं GIC इन्होना जनपद अमेठी में कार्यभार ग्रहण किया। और एक छोटी सी घटना सर बताता हूँ जी। जब मैं पहुँचा तो देखता था कॉलेज गेट मेरा खुला हुआ रहता था और आने जाने का टाइम फिक्स नहीं था। तो जब मैं पहुँचा तो मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा कि सर 10-20 दिन बाद कि ये स्थिति सर ठीक नहीं है, अगर गेट लगा है तो गेट लगने का आशय ये होता है कि गेट टाइम से खुलना चाहिए, टाइम से बंद होना चाहिए। तो परंपरा चाहे मैंने अपने दंड का प्रयोग किया और एक अंदर से भय प्रदान करने का, एक साहस का, तो हमने सारे परिचयों के साथ मिलकर गेट को 1 हफ्ते पहले से असेंबली में निर्देश करना शुरू किया कि गेट इस टाइम से बंद होगा, जिससे सारे बच्चे सतर्क हो जाएं। ठीक है, तो विद्यार्थियों के साथ ये तो ठीक अनुशासन हो गया। विद्यार्थियों के साथ एक मेरी समझ है सर, व्यक्तिगत रूप से शिक्षा क्षेत्र मेरी विशेष रुचि भी है, तो मेरा ये मानना है कि किसी बच्चे के साथ जो समस्या होती है, एक टीचर के उत्तरदायित्व होता है कि वो उसके साथ कोऑर्डिनेट स्थापित कर। जब तक वो बॉन्डिंग नहीं बनाएगा टीचर अपने बच्चों से, तो वो सम्मान प्राप्त कर सकता है, वो शिक्षा प्रदान कर सकता है। और मैंने सर जब आपने पूछा कि शेयर करना चाहूँगा, तो मेरा उद्देश्य था सर, मैं इंटर में क्लास टीचर था, तो 133 बच्चे हमारे पास जल्दी होते थे, 130, 32, 33 टाइप से। तो मेरा सर रिकॉर्ड था कि हर बच्चे का नाम और रोल नंबर, मैं सिर्फ नंबर से उनको नहीं पुकारता था कि 1 2 3 4, उनके नाम, उनके पिता का नाम कह के पुकारता था। और पूरे स्कूल में ये रिकॉर्ड मेरा था, किसी बच्चे को नाम से ही पुकारा, रोल नंबर से एक एक नहीं पुकारा। तो बॉन्डिंग का सर मुझे लगता है कि टीचर के पास होना चाहिए। इंटर में अध्ययनरत थे क्या सर? इंटर में विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत थे, उसमें आपके प्रधानाचार्य कौन थे? श्री अतुल कुमार सिंह। कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपको प्रधानाचार्य के रूप में स्थापित कर दिया जाए तो जो उनकी गुण हैं वो आप स्वयं में लागू करना चाहेंगे, और कौन से हैं जिनको आप दूर करना चाहेंगे? सर मुझे उनका अपना बताएं कि मैं अपना बताऊं? प्रश्न सर, मेरा प्रश्न समझ में आया आपको? नहीं सर, मैंने ये पूछा कि जो आपके प्रधानाचार्य महोदय थे, अच्छा, उनके कौन से ऐसे गुण हैं जो आप खुद एक प्रधानाचार्य के रूप में आपको मैं नियुक्त कर देता हूँ? मुझे सर उनकी सबसे अच्छी विशेषता लगी, जब हम लोग पहुँचे नए थे, वो भी लेक्चर से सर 1 महीना पहले हमसे, क्योंकि एक नया सीनियर थे, उन्होंने प्रभाग ग्रहण किया। सबसे अच्छी विशेषता उनकी ये लगी कि अपनी स्टाफ के साथ खड़े रहना। क्योंकि सर भी आपने पूछा तो मैंने बताया था गेट बंद करने वाला। मैं आपसे, आपने मेरे प्रश्न लीडरशिप क्वालिटी सर, मैंने आपसे प्रश्न क्या पूछा जब आप इंटर में विद्यार्थी थे? अच्छा, इंटर में जो विद्यार्थी था, अच्छा सॉरी सर, मैं कॉलेज टाइम का सोच रहा था। अच्छा हाँ सर, उसमें जिसला सर प्रिंसिपल साहब थे हमारे, तो उनकी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी। एक सर असेंबली डेली प्रेयर के समय 10 से 15 मिनट का वो लेक्चर हम लोग को देते थे, और अपने स्कूल के जो प्रोग्राम्स होते थे उसके बारे में डिस्कस भी करते थे और हम लोग को समझाते भी थे। पहली चीज़ सर। दूसरा चक्कर में चूँकि जवाहर विद्यालय में पढ़ाता तो हॉस्टल था, तो वो एक उनका नियम था कि शाम को 6 साढ़े क्लास हम लोग की चलती थी, एक टीचर को नियुक्त करते थे, जिससे कि हम लोग की जो भी समस्या एकेडमिक संबंधी होती थी वो उनको दिखवाते थे। और तीसरा सर ये था कि संडे की जो छुट्टी होती थी गार्जियंस को आने की, तो वो जो अच्छे बच्चे थे या जो भी कंप्लेनिंग बच्चे थे, जो आपको समझ में आती कि ये चीज़ें होती तो और अच्छा होता, प्रिंसिपल साहब भी गड़बड़ कर रहे हैं सर। कमी बस हमको ये समझ में आता है कि जो एक छोटे बच्चे से हम लोग क्लासिक से मुझे याद आती है कि उनके सर तो नहीं कर सकता हूँ सर, लेकिन एक मॉनिटरिंग सिस्टम में कर सकते हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, जिसको सर आज हम लोग रैगिंग बोलते हैं। तो कभी कभी सर क्लास 6 में हम भी पीड़ित हुए हैं, तो उस छोटे बचपन में एहसास हुआ कि काश हमारा टीचर हमारे साथ होता तो हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, जब बड़े बच्चों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया था। तो एक मॉनिटरिंग सिस्टम। तो 3 लाइन में बताइए कि आप प्रधानाचार्य के रूप में विद्यार्थियों के साथ आपका संबंध, टीचर के साथ संबंध
और जो ऊपर के आपके ऑफिसर्स हैं उनके साथ संबंध कैसा रहेगा? सर बच्चों के साथ पहले बताना चाहूँगा, बच्चों के साथ कोशिश करूँगा कि हर क्लास का बच्चा मुझे जानता हो, पहचानता हो, मेरी उसके साथ पर्सनल बॉन्डिंग हो, और बच्चे के साथ कोई समस्या हो तो उसको लगे कि नहीं, यदि मैं क्लास टीचर्स नहीं कर पा रहा हूँ, टीचर्स नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्रिंसिपल साथ वो कह सके। तो एक दूरी मैं जो बनी रहती है वो दूरी मैं नहीं चाहता हूँ, बच्चे के साथ मेरे साथ दूरी एक बनी हो। दूसरा टीचर के साथ हो, टीचर के साथ मैं चाहता हूँ कि टीचर को ये फील ना हो कि ये मेरा अधिकारी है तो अपनी कोई बात शेयर नहीं कर सकता हूँ। टीचर के सुख दुख में मैं खड़ा हूँ, अनुशासन के साथ खड़ा हूँ, यदि अपनी क्लास लेते हैं तो उनके साथ में खड़ा हूँ। ठीक, ओके। ये बताइए, आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं 5 साल से, क्या काम होता है इसका? सर मैं सामुदायिक सहभागिता पद पर कार्यरत था, हमारा मूल था उसमें सर स्कूल चलो अभियान का था, नामांकन करने का था। दूसरा साल था आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो होते हैं उनको चिन्हांकन करके नामांकन कराना। तीसरा साल जूता मोजा बैग निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उनको वितरित कराना। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एक उसका भी है ना, जो मध्याह्न भोजन योजना का, कि हाँ, जो जाकर चेक करते हैं। हाँ, तो आप लोग यहाँ पर जो है ये सुविधाएँ जो है उसको प्रोवाइड कराना। हाँ सर। अच्छा, तो बच्चों से डायरेक्ट इसमें आपका अटैचमेंट रहता है? डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पोस्ट पे इनसे डायरेक्ट अटैचमेंट से नहीं कि हम प्रशासनिक पद पे हैं। हाँ, लेकिन निरीक्षण करने का अधिकार हम लोग को है, एक में हमें 20 करने का। जब लोग निरीक्षण करते हैं तो बच्चों के संपर्क में आते हैं। जब निरीक्षण करने जाते हैं तब बच्चों के संपर्क में आते हैं। हाँ। तो अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि अभी जैसे बेसिक में NPRC और 2-3 ऐसे पद थे, हाँ। तो सरकार को ये लगता था कि इससे जो है शिक्षा का सही विकास नहीं हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई नहीं बाधित हो रही है। आपको लगता है कि ये पद समाप्त कर देना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद भी समाप्त कर देना चाहिए? अगर शिक्षा सही दिशा में चले तो ये पद ही समाप्त कर देना चाहिए? नहीं सर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट जिले में ओनली 5 होती है। तो वो इस टाइप से शिक्षा की व्यवस्था पर वो स्वच्छ अभियान से नियुक्ति हम लोग की होती है, प्रतिनियुक्ति का पद होता है ये। और जो NPRC सर कहना चाह रहे हैं कि मुझे लगता है कि इसका बहुत असर शिक्षा व्यवस्था पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है। उनका काम सर कलेक्शन का होता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का वो प्रोवाइड करते हैं। आप सर जो कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो अगर NPRC को समाप्त कर उनको शिक्षण कार्य में संलग्न कर दिया जाए, तो अगर ये कहना चाह रहे हो तो ये सही है, वास्तव में कर देना चाहिए। मेरा भी ये मत है कि सूचना कलेक्शन के लिए एक शिक्षक को इन्वॉल्व करना उचित नहीं कि NPRC को हम उनको पद दें। उसके लिए हम BRC लेवल पे एक, जैसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नियुक्त हैं उसी तरीके से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर नियुक्त करते हुए। मुझे जो लगता है, जो आम धारणा है, हाँ सर, वो ये है कि जिनको नहीं पढ़ाना होता है वो इन पदों पर चले जाते हैं। ये सही है कि गलत है? सर अब व्यक्ति जो नियुक्त करना चाहता है उसकी व्यक्तिगत विशेषता है, वो क्या चाहता है। बाकी चूँकि हम लोग को सिस्टम से काम लेना है, वो प्रशासन का आदेश हम लोग उसका अनुपालन करते हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी GIC में बच्चों की संख्या भी कम है, पढ़ाई का स्तर भी उतना अच्छा नहीं है, वेतन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं वहाँ की अपेक्षा वेतन बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ की अपेक्षा बच्चे बहुत कम हैं, उनका मोराल भी डाउन है। तो आप इनके सुधार के लिए कौन से 2 उपाय आप करना चाहेंगे एज ए प्रिंसिपल? सर पहली बात तो जैसे आपने कहा कि नामांकन कम है, मैं खुद जहाँ पर GIC था, लेक्चरर था, वहाँ पे मेरे यहाँ उसमें 1200 बच्चे थे उस कॉलेज में। और मैं नहीं, आप अपनी बात नहीं है तो आप आम उसके बताइए, पूरे यूपी के प्रदेश जो GIC उनकी स्थिति, कई GIC ऐसे हैं कि यहाँ बहुत कम बच्चे हैं, बहुत ही सुधार के लिए सर मेरे 2 सुझाव ये रहेंगे। सर पहली चीज़ तो मॉनिटरिंग सिस्टम जब तक हम लोग डेवलप नहीं करेंगे और जिम्मेदारी, तब तक चीज़ें सुधरना मुश्किल है। बाकी वास्तव में टीचिंग एक ऐसी प्रोफेशन है जिसमें व्यक्ति की अपनी विशेषता, अपना योगदान और अपना लगाव ही महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि पढ़ाना और पढ़ाई एक ऐसा कर्तव्य है जिसे आपका स्वप्रेरित इच्छा आपकी नहीं होगी तो कोई करा नहीं सकता है, लेकिन दूसरा कराने के लिए चूँकि नौकरी है तो कराना पड़ेगा। तो मॉनिटरिंग सिस्टम मुझे लगता है कि जब तक मॉनिटरिंग सिस्टम शानदार नहीं होगा तब तक हम किसी को चेकआउट नहीं कर पाएंगे। कैसे डेवलप होना चाहिए, क्या इस समय सरकार की क्या योजना है इसमें? सरकार के सर बायोमेट्रिक सिस्टम माध्यमिक शिक्षा के लिए आदेश आ चुका है बायोमेट्रिक सिस्टम के लिए। अच्छा, बायोमेट्रिक हो गया तो कोई ज़रूरी नहीं कि बायोमेट्रिक हो गया टीचर क्लास में उपस्थित है तो पढ़ाए ही। सर हमने आपसे पहले भी कहा था, जब तक स्वप्रेरित नहीं होगा। दूसरा मैट्रिक सिस्टम ये है कि लेसन प्लान बना के करे, इसमें प्रधानाचार्य का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि अभी जिस पद के लिए मैं आवेदन कर रहा हूँ, प्रधानाचार्य यदि अपनी चीज़ों को लागू करा ले, नियम कानून सर हमारे पास सारे हैं, लेकिन संस्थान का जो मुखिया है वो खुद नेतृत्व करता है पढ़ाने के लिए, तो टीचर पढ़ाएंगे भी। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस पर क्या चेंज हुआ है माध्यमिक लेवल पर? माध्यमिक लेवल पर सर 9 से 11-12 को कंबाइंड कर दिए हैं, जिसमें कि हाई स्कूल में बोर्ड समाप्त करके इंटर में ही बोर्ड करेंगे। अच्छा, दूसरा सर अभी इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, बेसिक पे ज़्यादा ध्यान दिया था, तो 5+3+3 वाला याद था। आज राष्ट्रपति का चुनाव है। हाँ सर। कौन कैंडिडेट हैं प्रत्याशी?
सर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं राजग की तरफ से और यूपी की तरफ से हैं श्री यशवंत सिन्हा जी। किसकी जीत क्लियर है? सर राजग की श्रीमती द्रौपदी। क्यों? सर उनके पास संख्या बल भी है, हाँ, इसलिए। इसका चुनाव कैसे होता है? कौन कौन से लोग भाग लेते हैं इसमें? सर लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते हैं? राष्ट्रपति में नहीं सर। उपराष्ट्रपति में? उपराष्ट्रपति में तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य वहाँ नहीं लिखते मुझे। उपराष्ट्रपति में? सॉरी सर, राष्ट्रपति के लिए कन्फ्यूज हो रहा हूँ और उपराष्ट्रपति कन्फर्म है सर। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति में सर कन्फ्यूजन सॉरी सर। अच्छा, उपराष्ट्रपति कौन प्रत्याशी हैं? उपराष्ट्रपति के लिए सर राजग ने श्री जगदीप धनखड़ जी को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को मनोनीत किया है। ठीक है, ठीक सर। चलो, थैंक यू आशीष जी। थैंक यू।